हैं एनर्जी करेंसी। जैसे इंडिया के अंदर में सबसे छोटी एनर्जी का जो करेंसी का जो सबसे छोटा है रूप वो है 1 रुपया। 1 रुपया सबसे छोटी करेंसी है हमारे पास में। अगर आप कोई बोलोगे ना मैं 35 पैसे में कोई चीज़ ले आता हूँ, नहीं ला सकते आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते मगर फिजिकली नहीं दे सकते आप उसको, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। समझ में आया? अपने पास जो सबसे छोटी करेंसी है वो 1 रुपये है। वैसे ही एनर्जी की जो करेंसी होती है उसे हम कह रहे हैं फोटोन। यहाँ फोटोन का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे इंडिया की करेंसी अमेरिका में नहीं चल सकती है, अमेरिका की करेंसी पाकिस्तान में नहीं चल सकती है, ठीक उसी तरीके से अब इनमें कॉमन एक कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा, तो दैट कैन बी कन्वर्टेड टू वो सूटेबल फॉर्म। तो वहाँ पे जो यहाँ पे जो सूटेबल फॉर्म है दैट इज फोटोन। नहीं, कन्वर्ट करके लेके जाएगा ना। वही उसी के ऊपर अपन आ रहे थे। जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, अलग अलग प्रकार की एनर्जी है ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, दुनिया भर की एनर्जी है। मगर इस सारी एनर्जी की करेंसी क्या है? वो है फोटोन। फोटोन मिलने के बाद आपकी मर्जी, आप उसको लाइट में कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी आप उसको हीट में कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी आप उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, जिसमें कन्वर्ट करना कर लो। हाँ, वो बेसिक एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज करेंसी। बेसिक करेंसी है वो, है ना। जैसे इंटरनेशनल बेसिक करेंसी है डॉलर। डॉलर लेके आप कहीं भी पहुंच जाओ कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका में जाओ, सिंगापुर में जाओ, कहीं पे भी पहुंच जाओ आपका कन्वर्ट हो जाएगा। रुपीस की ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं है, मगर डॉलर की हर जगह चलेगा। आप डॉलर लेकर के आ जाओ इंडिया में किसी भी बैंक के पास जाओ, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के पास पहुंच जाओ, आपको डॉलर को कन्वर्ट करके कुछ फीस लेके आपको रुपीस दे देगा। पाकिस्तान में चले जाओ, पाकिस्तानी रुपीस मिल जाएंगे। ऐसा करना ही पड़ता है। उसको डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता, वो दैट इज कॉल्ड एज मनी ट्रांसफर थ्रू एक एजेंसी है, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर एजेंसी। कहीं पे भी आपको पैसा भेजना हो तो आपको कन्वर्ट करके भेजना पड़ता है, कन्वर्ट करके भेजना पड़ता है। तो जैसे तुमने अगर बैंक पिक्चर देखी हो तो बैंक पिक्चर में खूब खर्चे करता रहता है। तो यहाँ से जो है अपनी जो रॉ एजेंसी है वो अगर मान लो वो पुर्तगाल में, तो पुर्तगाल के अकाउंट में उसकी करेंसी ट्रांसफ़र करके कन्वर्ट करके भेज देगा, फिर पुर्तगाल में खर्च करेगा। चाइना पहुंच जाएगा तो वहाँ की करेंसी मिल जाएगी, जापान पहुंच जाएगा तो वहाँ की करेंसी मिल जाएगी, अमेरिका पहुंच जाएगा तो वहाँ की करेंसी मिल जाएगी। कहीं की भी करेंसी कहीं पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे एक नॉमिनल फीस लगती है उसके लिए, कन्वर्जन फीस होती है, वो आपको देना पड़ता है। तो कुल मिला के अगर अपन समझे तो फोटोन एक एनर्जी का पैकेट है, ठीक है। इसकी कोई जाति प्रजाति नहीं है, बेसिक है। घूमती रहेगी एटमॉस्फेयर में, घूमती रहेगी एटमॉस्फेयर में। हाँ देखो, ये तो हमने पिछले साल भी पढ़ा हुआ है। अगर कोई एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में नहीं जा पा रही है तो सबसे आसानी से वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर कोई एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है तो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बस इतनी सी बात है। तो अगर कोई कहीं पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, तो हीट ही कर देगी उठा करके, है ना। अरे इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ है भाई, ताकि हम कॉन्सेप्ट्स को समझा सके ना। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ, उसकी करेंसी है, एनर्जी पैकेट है वो। हाँ, किसी पैकेट की यहाँ प्रजातियाँ हैं, किसी के पास बड़ा पैकेट, किसी का छोटा पैकेट। जैसे अगर कोई इंसान एक महीने में 1 लाख कमा रहा है, कोई 10,000 भी कमा रहा है, कोई 7,000 भी कमा रहा है ना। तो सबके पैकेट अलग अलग साइज़ के, सबके पैकेट अलग अलग साइज़ के, मगर है ये बेसिक पैकेट। जैसे अपने बॉडी के अंदर में एटीपी एक बेसिक एनर्जी हो गया।
अब एटीपी 8-8 के खोपचे में चलेगा। अगर किसी को मान लो बोले कि मेरे को 3 एटीपी चाहिए, ले 8, भाई 3 चाहिए तो भी 8 देना पड़ेगा। जैसे अपन दुकान पे आके एक ब्रेड का पैकेट, आप 3 ब्रेड नहीं मांग सकते ना, आप ब्रेड पूरे ही पैकेट खरीदना पड़ेगा। तो वैसी एटीपी चलती है। आपको चाहिए 1 तो भी 8 लेना पड़ेगा, आपको चाहिए 7 तो भी 8 लेना पड़ेगा, आपको चाहिए 9 तो 16 लेना पड़ेगा। वो तो 8-8 के पैकेट में देगा, है ना। कुछ इस तरीके से होता है। यार ये कन्वर्जन मुझे आइडिया नहीं है, मगर जहाँ तक मुझे मालूम है 10th क्लास की किताब में लिखा था, एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम मगर मेरे को आसपास का पता है, 1 मोल एटीपी 33.5 किलो जूल की एनर्जी देता है। 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटीपी के अगर मेरे पास मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये मॉलिक्यूल्स मुझे 33.5 किलो जूल की एनर्जी प्रदान करेंगे। अब आप इस एनर्जी से चाहे तो इसे खुजा लो, या एक्सरसाइज कर लो, या खाना पचा लो, या दौड़ लगा लो, ये आपकी मर्जी है। नहीं, ये एनर्जी देखो, ये एनर्जी जो है अपनी बॉडी जो सिंथेसाइज करती है ना, जैसे अपने यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं ना, तो 6 लोगों के घर में 6 किचन है, सबके घर में अपना अपना किचन है, ठीक है। मेरे को खाना खाना है तो मैं तुम्हारे घर नहीं जाता। वैसी बायोलॉजी के अंदर में हर सेल की अपनी दुकान है, सबके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सब अपना खाना बनाते खुद। ये सेल इस सेल के यहाँ पे नहीं जाएगा, ये सेल उससे कुछ नहीं मांगेगा सब, अदरवाइज तो हम एनर्जी का फुलफिलमेंट नहीं कर सकते भाई साहब। जितने सेल होंगे वो सारे सेल अपना खाना खुद बनाते हैं, अदरवाइज सारे सेल्स की आपूर्ति करते करते नहीं पड़ जाएंगे अपन तो। अरबों खरबों सेल है, हर सेल अपना अपना दुकानदारी खुद चलाता है, ठीक है। हाँ, फिर अगर दुकानदारी चल गई उसकी तो उसके बाद फिर भले के काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं पूरी तरीके से फिट हूँ तो मैं अपने बॉडी को मेंटेन करने के साथ एक्सरसाइज भी कर लूँ, खेल भी लूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर यदि आपकी खुद की वाट लगी हुई है, घर में खाने को है नहीं, दान धर्म थोड़ी करेगा इंसान, समझ रहे हो बात को। तो अगर आपकी बॉडी में खुद एनर्जी है, कम है, तो आप अपनी बॉडी को सस्टेन करोगे ना, कि दूसरे काम करोगे। इसीलिए हम लोग जब बीमार पड़ते तो अपन लो एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं। जब लो एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे तो अपन क्या करते हैं, फिर उस टाइम पे रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने का मतलब सोते रहते हैं सुकून से। तो जो बॉडी की मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी लगती है वही मिलती रहती है, बाकी एक्सेस फालतू के खर्चे हम बंद कर देते हैं। हाँ, जैसी बॉडी फिट हो जाए फिर तुम कसरत करो, दौड़ लगाओ, खेलो, जो करना करो। खाना खा के सोते तो वापस भूख लगती है, इसलिए सोने में भी एनर्जी लगती है। हर काम में, पल के झपकाने में भी एनर्जी लगेगी, हर काम में। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तब भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो बॉडी के अंदर में चलती रहती है। वो तो बॉडी खुद एक बहुत बड़ी मशीन है ना। ये जो फिजिकल वर्क है ये तो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। अभी इंटरनल करिकुलर एक्टिविटीज़ ही ढेर सारी है ना। अभी जो मैं नाश्ता करके आया वो तो पच रहा है ना, बॉडी तो अपना काम कर ही रही है मस्ती में, तो वो एनर्जी तो डिसिपेट हो ही रही है। चल रहा है, घूम रहे, सब काम में एनर्जी लगती है ना। तो एनर्जी तो रिक्वायरमेंट फुल टाइम लगेगी। पैदा होने से मरने तक के एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो फोटोन का पिक्चर थोड़ा सा समझ में है, बस इतना समझ लो आप कि फोटोन एक बेसिक एनर्जी का पैकेट है। कोई बोले कैसा दिखता है, तो यूजीन आंटी के हिसाब से तो वो एक इंसान के जैसा दिखता है, ठीक है। नहीं, ये पैकेट खुद अपने आप में छोटा और बड़ा होता है ना, सबके करेस्पॉन्डिंग अलग अलग है।
जैसे जो सन से एनर्जी आ रही है, सर से जो एनर्जी आ रही है, जो मून से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, उसकी एनर्जी में अंतर होगा ना, क्योंकि उसके फोटोन अलग अलग साइज के हैं। इसीलिए तो बोल रहे हैं हर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी बड़ी हो छोटी हो, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि फोटोन किसी एनर्जी दे रहा है। ठीक है, नहीं, ये सही चीज पूछी तूने। फोटोन की जो एनर्जी है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है सोर्स की। ठीक है, मतलब यदि किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है दूसरे से, तो उसकी एच न्यू भी ज्यादा है, मतलब एनर्जी भी ज्यादा है। ये डिपेंड करता है वो किस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी छोड़ रहा है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। हर बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। किसी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो गामा रेडिएशंस बन जाएगा, कम होगी तो रेडियो वेव्स रहेगी, थोड़ी और बढ़ा दोगे तो यूवी बन जाएगी। सबकी फ्रीक्वेंसी का गेम है यहाँ पे, समझ में आई बात? तो अब आगे चलते हैं अपन लोग। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो उसके सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब अपन लोग जो है फोटोन, ये इस पार्टिकल को नाम दिया गया फोटोन। ठीक है, सर कोई चार्ज नहीं होता ना, चार्ज नहीं होता ना। चार्ज के पास उसकी खुद की एनर्जी होती है, वो फोटोन के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, हम यहाँ पे एक बेसिक टर्म पढ़ रहे हैं, दैट इज फोटोन। वो एनर्जी का पैकेट है। अब वो पैकेट बड़ा भी हो सकता है, वो पैकेट छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर। वो भी बढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ा सकते? पैकेट का साइज आप बड़ा नहीं कर सकते, वो तो सोर्स की प्रॉपर्टी। जैसे मान लो हम सब लोग मिलके 10-10 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो कोई 60,000 रुपये महीना कमाने वाला भी तो बंदा है। हमारे 6 फोटोन उसके 1 फोटोन के बराबर है। उसी को तो समझने के लिए आगे का टॉपिक है, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी बहुत लंबा डिस्कशन है इसके ऊपर। अब ये फोटोन की रियल पिक्चर समझो जरा। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है फोटोन एक एनर्जी का पैकेट है, दैट्स इट। फोटोन एक एनर्जी का पैकेट है। अब इसके बाद की जानकारी बता रही है। हम लोगों ने बोला फोटोन एक एनर्जी का पैकेट है जिसके अंदर में एनर्जी होती है E = h न्यू। 2 फोटोन होगा तो 2 टाइम्स, 10 फोटोन होंगे तो 10 टाइम्स। ठीक है, अब फोटोन जो है उसकी प्रॉपर्टीज जो है इन 5 पॉइंट्स के ऊपर समराइज करी हुई है। ये समझ में आ गया तो बाकी अपन वापस पीछे जाकर के सारी चीजें समझेंगे। इन इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको खोलता हूं, ये और ये धूप जो है मेरे शरीर के ऊपर गिरी, तो अपन इसको साइंटिफिकली बोलेंगे सन की रेस मेरे ऊपर गिरती है, तो सन की रेज में नाना प्रकार के फोटॉन्स हैं, कोई एक फोटॉन नहीं है, क्योंकि सन की रेज में ढेर सारी टाइप की एनर्जीज हैं, बहुत सारे फोटॉन्स का कॉम्बिनेशन है। वो सारे फोटॉन्स मेरे ऊपर टपक गए, मैं एक पार्टिकल हूं और मेरे ऊपर लाइट गिरी है, वो रेडिएशन है। तो जब भी मैं रेडिएशन और मैटर के बीच में इंटरैक्शन करवाऊंगा तो मुझे फोटोन का पिक्चर चाहिए, नहीं तो मैं समझा नहीं सकता। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? इन इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। अब जरा समझना मेरी बात ध्यान से, प्लीज जरा ध्यान से सुनना। सन रेज
और ये वाली रेस जो मेरे हाथ के ऊपर गिरी, ये वाली रेस, इसमें क्या अंतर है? सन रेज में बहुत सारी टाइप की एनर्जीज हैं, उसमें बहुत सारी टाइप की लाइट रेज हैं, पूरा विबग्योर है, उसके अंदर में थर्मल रेडिएशंस हैं, उसके अंदर माइक्रोवेव्स हैं, उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी हैं, सारी दुनिया भर की रेडिएशंस उसके अंदर है। मगर मेरे हाथ के ऊपर जो गिर रही है ना, इसके अंदर केवल मर्क्यूरी के द्वारा बनाई गई, क्योंकि वो मर्क्यूरी वेपर लैंप है ना, तो मर्क्यूरी जो छोड़ेगा केवल वही टपकेगी इसके ऊपर। अगर ये सोडियम वेपर लैंप होता तो अपनी ऑरेंज कलर की लाइट छोड़ता, अगर ये नियॉन लैंप होता तो अपनी लाल रंग की लाइट छोड़ता। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं वहां पे ढेर सारे टाइप ऑफ फोटोन है धूप में, मगर यहां पे एक ही वैरायटी का फोटोन है, एक ही वैरायटी के खूब सारे फोटोन, वहां पे खूब सारी वैरायटी के खूब सारे फोटॉन्स। कुछ बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, मान लो मेरे पास कोई मर्क्यूरी वेपर लैंप है, तो उसने अपने ऑरेंज कलर की लाइट बना के फेंक दी, तो मान लो ऑरेंज कलर की लाइट जब वो छोड़ेगा तो वो फोटोन एक ही टाइप का होगा मगर खूब सारे होंगे। बात समझ में है? खूब सारे होंगे। अब यहां पे जो है उसमें रेड कलर भी है, येलो कलर भी है, ग्रीन कलर भी है, वॉयलेट भी, विबग्योर के सारे कलर, दुनिया भर के कलर, तो यहां पे खूब सारे फोटॉन्स हैं। तो जब कभी एक ही फोटॉन होता है ना, हम उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। एक फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट, नाना प्रकार की फ्रीक्वेंसी मतलब कलर्ड लाइट। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा, ईच फोटॉन हैज एनर्जी एंड मोमेंटम। हर फोटॉन के पास अपनी खुद की एनर्जी है, और एनर्जी कितनी होती है? इज इक्वल टू एच न्यू। और मोमेंटम कितना होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैं c लिख सकता हूं, ठीक है। अब mc² अपॉन c, mc² होता है एनर्जी अपॉन c, ये होती है h न्यू अपॉन c। बहुत से लोगों को डेरिवेशन ही नहीं मालूम है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मैंने ऊपर नीचे cc मल्टीप्लाई कर दिया। बचपन से मालूम है mc² इज इक्वल टू एनर्जी होती है, आइंस्टाइन के फॉर्मूला है, फिर E इज इक्वल टू एच न्यू लिख दिया। एच न्यू बाई सी मोमेंटम होता है इसके पास में। हर एक फोटॉन के पास में खुद की एनर्जी और खुद का मोमेंटम होता है, और वो सब किससे चलते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलते हैं, ठीक है। अब मैं इसी को 4 पॉइंट बना सकता हूँ। पहला पॉइंट कि जब भी मैटर और रेडिएशन आपस में इंटरेक्ट करेंगे, हम लोग ये मान के चलेंगे कि रेडिएशन बहुत सारे फोटॉन से मिलकर बनी है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर फोटोन के पास अपनी एनर्जी होती है इज इक्वल टू एच न्यू। तीसरा पॉइंट, हर मोमेंट उसके फोटोन के पास अपना मोमेंटम होता है एच न्यू बाई सी। चौथा, हर फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। 4 पॉइंट हो गए 2 पॉइंट में, ये 4 पॉइंट हो गए, इसमें 3 पॉइंट है, इसमें 1 पॉइंट है, ठीक है। अब जरा साइंटिस्ट लोग जब इस फोटोन के पिक्चर को समझाते हैं तो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ, और लिखा है हाँ, और वेवलेंथ लैम्डा हैव सेम एनर्जी। जैसे येलो कलर की लाइट का पर्टिकुलर, जैसे मैंने सोडियम वेपर लैम्प बोल दिया, ठीक है। अब जरा सोडियम वेपर लैम्प अपनी एनर्जी कैसे छोड़ता होगा ऑरेंज कलर की, मैं समझाता हूं, जरा समझना। ये मेरा सोडियम है 1, ठीक है। ये मेरा सोडियम, इसके अंदर में 11 प्रोटॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स, ये मेरा सोडियम है। अब मैंने सोडियम को एक्सटर्नली हीट दी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कूद करके यहाँ से यहाँ आ गया। इनको तो अपने पप्पा भी नहीं छेड़ सकते, ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जो कर सकते तुम इसी के साथ कर सकते हो। ये कूद के गया ऊपर, एक्साइटेड हो गया है,
अब फिर बोलेगा ये मैं मेरी एनर्जी बढ़ा दी तुमने बिना मतलब के, ठीक है। अब कुछ काम होता तो करता भी, Cl माइनस होता तो खेलता उसके साथ, तो था ही नहीं उसके आसपास। तो उसने क्या किया, वापस आ गया, और इसने अपनी एनर्जी जो है रिलीज कर दी, ठीक है। अब जरा ध्यान से सोचना मैं जो बोल रहा हूं। मैंने एनर्जी दी, वो तीसरे शेल से चौथे शेल में कूदा, वापस कूद के आया, एनर्जी छोड़ दी, एनर्जी फिर से मिल गई, फिर से चौथे पे गया, देखा मेरा कोई काम नहीं है, फिर तीसरे में आया, फिर एनर्जी छोड़ दी, फिर से एनर्जी मिल गई, फिर वो चौथे में गया, फिर कूद के थर्ड में आया, फिर एनर्जी छोड़ दी। ये प्रोग्राम चल ही रहा है। अब तुम सोचो, इन दोनों को बोहर ने बोला है एनर्जी लेवल्स, बोहर ने इनको एनर्जी लेवल्स बोला है। जब भी वो कूद के वहां से यहाँ पे आएगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ेगा, जो कि इन दोनों शेल्स के बीच की एनर्जी का गैप है, वो हर बार छोड़ेगा तो वो हर बार एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ेगा। अच्छा, हम इसकी ये भी गारंटी नहीं ले सकते कि तीसरे से चौथे में ही जाए तू भाई, तीसरे में पांचवें में भी जा सकता है, समझ रहे हो? वापिस तो तीसरे में ही आएगा तीसरे से चौथे में भी जा सकता है, तीसरे से पांचवें में भी जा सकता है, तीसरे से सातवें में भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, तो उसकी मर्जी है। निकल सकता है तो बिल्कुल निकल सकता है, मगर उसका न्यूक्लियस छोड़ेगा नहीं ना उसको, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, इतनी एनर्जी दो कि वहां आयनाइज हो जाए, साला आयनाइज ही हो गया। अत्यधिक एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाएगा अपना घर, फिर वो Na जो है Na+ बन जाएगा, समझ रहे हो? अच्छा, अब जरा मेरी बात सुनना, तो ये एनर्जी कितनी रिलीज करेगा, ये तो एटॉमिक लेवल की बात है ना भाई, तो हर बार गारंटी थोड़ी ले सकता कि मैं तीसरे से चौथे पे जाएगा। तो अगर मान लो तीसरे से चौथे, चौथे से तीसरा, तीसरे से चौथे, चौथे से तीसरा, तो जितनी एनर्जी निकलेगी सेम, मगर तीसरे से पांचवें में कूद गया, पांचवें से तीसरे में आता, एनर्जी चेंज नहीं हो गई। मैं जो बोला समझ में आया? तीसरे से चौथे में गया, चौथे से तीसरे में आया, तो जो एनर्जी छोड़ी तीसरे से पांचवें में जाके पांचवें में तीसरे में आएगा, तो वो एनर्जी चेंज नहीं हो जाएगी? चेंज हो जाएगी ना। मतलब ये एनर्जी का जो खेल है ना, ये एटॉमिक लेवल का खेल है, इसको इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि देखो सोडियम वेपर लैंप, और मैंने ऐसा वेपर लैंप बनाया जिसके अंदर में जो है वो चौथे शेल में जाएगा, चौथे से तीसरे में आएगा। ऐसा कभी नहीं आप बोल सकते हो, ये इंसान के बस के बाहर की चीज है ये। हाँ बिल्कुल, 100% सही बोल रहे हो। तीसरे से चौथे में गया और चौथे से वापस से तीसरे में आया, मैं जो एनर्जी मिलेगी, तीसरे में पांचवें में गया, पांचवें में से चौथे में आया, फिर चौथे से तीसरे में आया, तो ये दो अलग अलग टाइप की एनर्जी होगी इसकी। तो ये जो एनर्जी निकलेगी वो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट है? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन है। बात समझे? ठीक है। अच्छा, अभी मान लो 2 बार ऐसे ट्रांजैक्शन हुआ, सुनना भाई, ऐसा 2 बार ट्रांजैक्शन हुआ तो 2 फोटॉन आ गए, 50 बार हुआ तो 50 फोटॉन आ जाएंगे, 200 बार कूदेगा तो 200 फोटॉन आ जाएंगे। बात समझ में आई? तो अब यहां पे जो है हम लोग 2 चीजों की बात करेंगे, एक है नंबर ऑफ फोटॉन और दूसरी चीज है एनर्जी ऑफ फोटॉन। सुनना जरा, मान लो मेरे पास एक फोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और ऐसे मेरे पास 20 फोटॉन्स हैं, तो टोटल मेरे पास एनर्जी होगी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और यहां पे मान लो एक फोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो इसके केवल 2 ही फोटॉन चाहिए मुझे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए। बात समझ में आई? अब साइंटिस्टों ने एक बहुत सिंपल सा रूल बनाया है, जरा समझना। मान लो ये एक फोटॉन, ठीक है, अब इस फोटॉन के पास में 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अपनी खुद की एनर्जी है। ये फोटॉन जैसी किसी मैटर से टकराया, ये फोटॉन का एग्जिस्टेंस खत्म। अब ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पूरी इसने इसको दे दी,
और ये खत्म हो गया, गायब हो गया, पता ही नहीं कहाँ गया। ठीक है, अब इसने एब्जॉर्ब करी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी और इसने क्या किया, 5-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 4 एनर्जी पैकेट छोड़ दिए। मान लो इसके पास इस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई काम ही नहीं है, जबरन ही दे दिया आपने इसको आपने बिना मतलब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी, इसको नहीं चाहिए था, इसने इसको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गिरी और ये एब्जॉर्ब हो गई, फोटॉन खत्म, फोटॉन का एग्जिस्टेंस गायब। अब वो फोटॉन चूंकि उससे टकराया तो रुकते ही उसका रेस्ट मास जैसे 0 हुआ, उसने अपनी पूरी एनर्जी उठा करके दे दी मैटर को। अब उसने देखा कि मेरे पास तो इस एनर्जी का कोई काम ही नहीं है, तो इसने अपने हिसाब से नए फोटॉन बनाए। मान लो अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन बनाता है तो इसने 4 फोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के छोड़ दिए, क्योंकि इसके पास इसका कोई काम नहीं था। मान लो अगर ये 10 का बनाता है, अगर ये 10 का बनाता है तो दो फोटॉन छोड़ दिए इसने। ठीक है, तो जब मैटर और रेडिएशन आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जब मैटर और रेडिएशन जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो रेडिएशन जैसी मैटर पे टकराए, टकराते ही उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और वो एनर्जी जो मैटर को मिलेगी या तो उसका यूज कर ले, जो यूज करना तेरे को कर ले, जैसे उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है, कुछ भी यूज करना कर ले। और मान लो उसके यूज की नहीं है तो फिर वो अपने मर्जी से नए फोटॉन बना के छोड़ देगा। अब कोई ये बोल सकता है मैंने फेंका था 1 फोटॉन 4 निकल गए, तो भैया 1 20 का फेंका था, उसने 4 5 के निकाल दिए। तो ये सब चीजें पॉसिबल है, बात समझ में आई? ओके, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा बनाया गया? इंसानों के द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट कोई मैजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ सके, सेमीकंडक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ सके, मॉडर्न फिजिक्स को समझ सके, इसीलिए फोटॉन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है, तो जब भी एनर्जी मैटर के साथ वार्तालाप करेगी, बातचीत करेगी, इंटरेक्शन करेगी, तो एनर्जी हमेशा फोटॉन्स के फॉर्म में होगी। फोटॉन बड़ा छोटा भी हो सकता है और वो फोटॉन की पूरी एनर्जी किसके ऊपर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जिसकी अधिक फ्रीक्वेंसी उसके पास उतना अधिक एनर्जी। बात समझे? क्योंकि अलग अलग टाइप की एनर्जीज हैं। जो गामा रेडिएशंस के पास में फोटॉन है वो एक ही फोटॉन तगड़ा है और वहीं पे वो अपना मान लो रेड कलर की लाइट है तो उसका एक ही फोटॉन कमजोर है। मान लो रेड लाइट का फोटॉन है और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का फोटॉन है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के फोटॉन के अंदर ज्यादा दम है, ज्यादा एनर्जी है। इसीलिए जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था, गामा रेडिएशन से लेकर के रेडियो वेव तक के, नीचे से ऊपर जाते टाइम एनर्जी बढ़ रही थी। मतलब मैं तेरे ऊपर 5 माइक्रोवेव फेंक दूं, वो 5 माइक्रोवेव तेरा कुछ नहीं कर सकते, मगर तेरे ऊपर 5 यूवी फेंक दूं तो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और वहीं पे 5 गामा रेडिएशन फेंक दूं तो तेरी एस्थेसी कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्योंकि उसकी हैसियत कम है ना। जो छोटा फोटॉन रहता है, जिसके पास एनर्जी कम है, उसे छोटा फोटॉन कहते हैं। कम एनर्जी वाला फोटॉन कम नुकसान पहुंचाता है, ज्यादा एनर्जी वाला फोटॉन ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हाँ, यहां पे मल्टीपल नहीं आते हैं। जो तू स्टार्टिंग से सोच रहा है ना कि एक बेसिक पार्टिकल हो गया, वो उसके 5 तो बड़ा फोटॉन, उसके 25 तो और बड़ा फोटॉन, उसके 500 तो और बड़ा फोटॉन, ऐसा नहीं है। हर फोटॉन की प्रजाति अलग अलग है। इसको ठीक वैसे ही मान के चलो, करेंसी के समान। ठीक है, कुछ बड़ी भी हो सकती है, कुछ छोटी भी हो सकती है। मतलब एक एक के तो 10 सिक्के वो नहीं कर सकते जो 2000 का एक नोट कर सकता है ना। हाँ, मतलब 2000 का नोट एक फोटॉन है, 500 का नोट एक फोटॉन है।
अब 500 के नोट के 4 फोटोन 2000 के 1 फोटोन के बराबर है, मगर यहाँ फोटोन अलग अलग प्रजाति के हैं। या और मैंने जैसे बताया था एक्सरेस के अंदर में भी अलग अलग टाइप के खूब सारे अलग अलग वैरायटी के फोटोन हैं, इन सारों को अपन ने एक्सरे बोल रखा है। एक्सरे के नीचे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट के नीचे वॉयलेट, फिर उसके बाद विबग्यो और पूरा आ गया, फिर रेड, उसके नीचे इंफ्रारेड, ये सबके अलग अलग वैरायटी के फोटॉन्स हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से जैसे रेड से तुम वॉयलेट गए, अल्ट्रावायलेट गए, एक्सरे गए, गामा गए, तो फोटॉन की ताकत बढ़ रही कि घट रही है? बढ़ रही है ना। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं फोटॉन की ताकत बढ़ रही है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का 1 फोटॉन और रेड लाइट का 1 फोटॉन में अल्ट्रावायलेट में ज्यादा ताकत होगी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो पूरी यहां पे एनर्जी का जो हिसाब किताब है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है। बात समझ में आई? ओके, आगे चलें। हाँ, ये तो कोई सी भी एनर्जी दे दो, ये हीट एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, या फिर लाइट दे दो, कुछ भी डाल दो, बस इतनी एनर्जी दे दो कि वो अपना वर्क फंक्शन क्रॉस करके भग जाए, इतनी एनर्जी दे दो। अगर आप उसको बेसिक उसकी वर्क फंक्शन ही नहीं दे पाओगे तो फायदा क्या? समझे ना बात को? जैसे सीजियम को 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, अब तुम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालते रहोगे मतलब थोड़ी है। हाँ, अब ये पूछी ना तूने काम की चीज। अब जैसे मान लो ये सीजियम का मेटल है और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, देख भाई, एक्चुअली में क्या अगला टॉपिक भी वही है जो तूने पूछा ना, वो यही है। बेसिक आइडिया ये है कि एक फोटॉन एक पार्टिकल से ही इंटरैक्ट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है इसके अंदर में कि एक फोटॉन गया, अपनी थोड़ी सी एनर्जी इसको दे दी, फिर थोड़ी सी एनर्जी इसको दे के आगे निकल गया। ऐसे नहीं होता। 1 पार्टिकल 1 फोटॉन, ये कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं और ये बकायदा हम जो पीछे का छोड़ के आए ना पार्ट, उस पीछे के पार्ट में उस चीज का वेरिफिकेशन है एक्सपेरिमेंटली। मगर मैं क्या आगे की चीज बता रहा हूं, और वो सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये समझ के वो समझेंगे ना तो बड़े आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो फोटॉन की जो पिक्चर है इसको हम थोड़ा सा आगे चलाते हैं। All photons of light of a particular frequency or wavelength have same energy। मतलब यदि आपने एक्सरे का एक पर्टिकुलर टाइप ले लिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फिक्स है, तो उसकी एनर्जी भी फिक्स है। ठीक है, वॉट एवर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में बी। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या? इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। बताता हूं, ध्यान से सुनना क्योंकि ये पूरी जान इसी के अंदर में। बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ देयर इज ओनली एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड क्रॉसिंग द गिवन एरिया। सुनो जरा, अब यहां पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। एक है एनर्जी ऑफ फोटॉन, एक उसकी इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में जानकारी बता रहा है। जैसे मान लो मेरे पास एक फोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का,
अगर मेरे पास 2 3 4 5 6 7 है तो सबकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। सबकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। ये अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते हो, मगर एक फोटॉन की एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इफ यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए मगर उनकी एनर्जी उतनी ही रहेगी। ओवरऑल एनर्जी आपको ज्यादा दिख रही है मगर एक एक की एनर्जी अभी भी उतनी ही है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मेरे पास कोई फोटॉन है और ऐसे अगर मेरे पास 7 फोटॉन्स है तो मैं बोलूंगा मेरे पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मगर एक फोटॉन की ताकत अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और एक फोटॉन हमेशा एक पार्टिकल से इंटरैक्ट करता है। अगर आप इंक्रीज कर रहे हो इंटेंसिटी बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ, देयर इज ओनली एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड क्रॉसिंग द गिवन एरिया। नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आप बढ़ाते हो तभी हम बोलते हैं इंटेंसिटी बढ़ रही है, मगर एक एक फोटॉन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 5 फोटॉन्स बराबर नहीं हैं। दो उनकी एनर्जी कंटेंट बराबर है मगर वो बराबर नहीं माने जाएंगे। यहां पे बोलेंगे एक फोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अब वहां पे 5 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, मगर एक फोटॉन तो एक ही पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा ना। ऐसा नहीं होगा कि हमने किसी को मान लो एक फोटॉन गिराया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर उसके काम की एनर्जी नहीं होगी तो वो इंस्टेंटेनियसली निकाल के फेंक देगा फोटॉन। ठीक है, मैं इसको आगे एक और अच्छे से बताता हूं। अभी केवल इतना अगर समझ में आ जाए जितना अंडरलाइन है ग्रीन में, कि बाय इंक्रीजिंग द लाइट ऑफ बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो केवल हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं। ये दोनों चीजें सेम है। अगर इतना समझ में आ गया तो सफिशिएंट है। अगर आपने कहीं पे बोला इंटेंसिटी बहुत, जैसे बारात में पैसे मारे 10 रुपए की घंटी है, अपन ने बोला इंटेंसिटी बढ़ाओ, तो अपन नोट 10 का ही रखेंगे, तो नोट के एक और घंटी है। करेक्ट। देखो, अगर मान लो कोई लाइट का सोर्स 4 फोटॉन फेंकता है, ठीक है, और फिर वही लाइट का सोर्स आठ फोटॉन फेंकता है, तो लाइट किस में ज्यादा दिखेगी? है ना, लाइट ज्यादा दिखेगी, इंटेंस लाइट दिखेगी, इंटेंस लाइट, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स फेंके जा रहे हैं। यहां पे इंटेंसिटी कम होगी, यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तीव्रता ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे हम दोपहर की 12 बजे की और 1 बजे की धूप में बैठे तो हमें धूप तेज दिखती है, लगती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि धूप की एनर्जी बढ़ गई है। सन तो वही है, आज से 10,000 साल पहले भी वही सन था, आज भी वही सन है, वो अपनी रेडिएशन वही फेंक रहा है।
मगर दोपहर के 12 बजे नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास अधिक आते हैं, जिसके कारण नंबर ऑफ फोटॉन्स के पास जो एनर्जी होती है वो हम ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा गर्म लगता है। सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे नंबर ऑफ फोटॉन्स घट जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना सुबह की धूप कैसे सॉफ्ट रहती है, मगर दोपहर की धूप एकदम इंटेंस होती है, क्योंकि सूरज एकदम सर पे होता है, एटमॉस्फेयर कम रोकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन्स हमारे पास में आते हैं। मगर उसकी एनर्जी नहीं बढ़ गई है, कोई एनर्जी अभी भी उतनी है। बात समझ में? तो यदि हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दें तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, सुबह और शाम के टाइम पे बहुत चौड़ा एटमॉस्फेयर कवर करना पड़ता है उसको। तो क्या होता है, जैसे पृथ्वी की बनावट कुछ इस तरीके से, एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है। दोपहर के टाइम पे सन ऐसी अपनी लाइट रेस फेंकता है तो छोटा सा एटमॉस्फेयर कवर करता है, सुबह के टाइम पे बड़ा एटमॉस्फेयर कवर करता है। तो हमारे पास जो लाइट आने वाली रहती है वो कभी यहाँ चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, तो आ ही नहीं पाती है। इंटेंसिटी वैक्यूम में कैसे कम होगी? वैक्यूम में जितना फेंकोगे उतना ही मिलेगा ना, क्योंकि उसको डिविएट करने वाला ही कोई नहीं है। ये तो एटमॉस्फेयर है जो डिविएट कर देता है। बहुत सारे कलर्स तो अपर एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्पर्शन ही हो जाते हैं, उनकी फैल जाते हैं कलर्स अपने, आया ऐसे और इधर उधर फैल गए हो तो अपने तक पहुंच ही नहीं पाता। जब अपने तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो उसकी इंटेंसिटी हमारे पास उतनी महसूस नहीं होगी। मगर दिन के टाइम पे बिल्कुल दोपहर में बिल्कुल ऐसा है, सीधे सीधे आती है रोशनी, तो मैक्सिमम आ जाती है। अगर यही आप एटमॉस्फेयर के ऊपर जाके खड़े हो जाओ तो आपको पूरी सनलाइट मिलेगी, फुल पूरे टाइम, क्योंकि पूरे टाइम आप सन के सामने ही खड़े रहोगे। बात समझ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो इस चीज से अंदाजा लगाओ, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ये है 6400 किलोमीटर। ठीक है, इतनी दूरी में उसकी इंटेंसिटी जो है वो घट जाती है सनलाइट की। यहाँ पे जो सनलाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, मगर जब यहाँ पे इंटेंसिटी आ रही है वो कम है। वो कितनी कम है तुम इससे अंदाज़ा लगा दो कि आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन में बर्फ़ होती है फुल टाइम, टेम्परेचर का इतना डिफरेंस होता है। जो इक्वेटोरियल रीजन है हमारा वो हमेशा ऐसा ही सूदिंग क्लाइमेट होता है, वहीं आर्कटिक रीजन में पहुंच जाओ बर्फ़ जमी रहती है। चाहे आप नॉर्दर्न पोल पे चले जाओ, सदर्न पोल पे चले जाओ, फुल टाइम बर्फ़ रहेगी वहाँ पे। तो सोचो टेम्परेचर का क्या डिफरेंस रहता होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी कोई छोटा मोटा थोड़ी है, 6400 किलोमीटर, और वो भी पूरा एयर से भरा हुआ। तो वो तो पूरे डिस्पर्शन कर देता है, पूरी वाट लगा देता है सारी मतलब लाइट को ही जब इधर उधर कर देगा तो आएगी नहीं सीधे सीधे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कम होता है। ठीक है, तो कुल जमा इतनी बात समझ में आई, हर एक फोटॉन लाइट के सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना। हर लाइट का सोर्स अपने हिसाब से फोटॉन बनाता है, अपने हिसाब से, और वो फोटॉन भी तभी बनाता है जब आप उसको एनर्जी दोगे। जैसे मैंने इसको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, इसने एब्जॉर्ब करी, देखा मेरे किसी काम की नहीं, फेंक दी उठा के। अब इसकी मर्जी है 20 का 1 बनाए, 10 के 2 बनाए, 5 के 4 बनाए, और वो इसके ऊपर इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को कैसे फेंकेगा, फिर जब वो लौट के आएगा तो 5 के 4 फेंकेगा कि 10 के 2 फेंकेगा कि 20 का 1 फेंकेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चौथा पॉइंट,
photons are electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic field, क्योंकि ये केवल एनर्जी पैकेट है तो ये न्यूट्रल माना जाता है, ये प्रॉपर्टी है, ये न्यूट्रल माना जाता है और ये जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिविएट नहीं होता है। ठीक है, मतलब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, तो केवल एनर्जी का पैकेट है। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन सच एज फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड, हाउएवर द नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व्ड इन अ कोलिजन। देखो कितने प्यार से लिखा है इसने, मतलब जब भी मान लो मैंने जैसे इसके ऊपर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन फेंका था, तो जब इसके काम की वो एनर्जी नहीं है तो ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उठा के फेंक देगा। ठीक है, इसने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को फेंक दिया, तो मैंने इसको 20 दिया, इसने भी 20 का रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, एनर्जी कंजर्व्ड है। ठीक है, मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, मगर नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व्ड नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है कि मैंने इसके ऊपर एक फोटोन फेंका और इसने 4 निकाल के फेंक दिया, ये भी हो सकता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ घट सकते हैं क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो मैटर की। ठीक है, आगे द फोटोन मे बी एब्जॉर्ब्ड और अ न्यू फोटोन मे बी क्रिएटेड, वो एब्जॉर्ब होकर के एक नया फोटोन जनरेट हो सकता है, मगर ऐसा कभी नहीं होगा कि फोटोन इसके ऊपर गिरा 20 का, मैं सीजियम था, सीजियम ने फेंका सोडियम के ऊपर 20 का और सोडियम ने भी 20 का निकाल दिया, नहीं तो फिर सोडियम और सीजियम में अंतर करेगा। तो जो सोडियम फेंकेगा वो अलग डिफरेंट फोटोन होगा, जो सीजियम फेंकेगा वो डिफरेंट फोटोन होगा। बात समझ में? हाँ, तो फिर एब्जॉर्ब कर ले तो फिर कुछ ना कुछ काम करेगा ना उसका, ये फिर वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा। हो सकता है वो गर्म हो जाए, टेम्परेचर उसका राइज हो जाए, या हो सकता है उस फोटोन से एब्जॉर्ब करके एनर्जी उसने कोई दूसरा काम कर लिया, उसको उसने पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, वो तो फिर किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फोटोन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन के फोटोन होते हैं। तो फिर वही ना भाई, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की खुद की अपनी ताकत होती है, खुद की एनर्जी होती है। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे तेरे को गीजर से करंट लगता है और तेरे को एलईडी से करंट लगता है, भाई अंतर है यार। एलईडी से करंट लगेगा तो ऐसा लगेगा, गीजर से लगेगा तो ऐसा लगेगा, ठीक पकी जाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। गीजर वाला फोटोन है वही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वही है, मगर किस पोटेंशियल से आ रहा है ये देखो ना आप। अरे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फोटोन एक एनर्जी है, वो एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे अपन अपने आप को मान लो, हम में से कुछ बच्चे आईआईटी में जाते हैं, कुछ बच्चे एनडीए में जाते हैं और कुछ बच्चे वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो बंदा जो है ना, है तो वो इंसान। वैसे आप इलेक्ट्रॉन को मान लो, इलेक्ट्रॉन के पास जो एसोसिएटेड फोटोन है उसकी एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है ना। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है, जो चार्ज की बात आती है वो पार्टिकल की बात आती है। पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड एनर्जी जो है वो तो चार्जलेस है। जो चार्ज होता है वो पार्टिकल का होता है, वो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और एनर्जी जो है उसके साथ एसोसिएटेड होती है। एनर्जी न्यूट्रल होती है हमेशा। बात समझ में? अब अपन आते हैं वापस उसी टॉपिक पे। नहीं,
हाँ क्या बोल रहे थे? साढ़े जो एनर्जी होती है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं रे भाई, एनर्जी के लिए मास का होना जरूरी नहीं है। एनर्जी के लिए तूने कभी सुना कॉस्मिक एनर्जी होती है? मतलब एनर्जी इज एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, एवरीवेयर। इट इज अप टू यू कि उस एनर्जी में से कितना हिस्सा हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जरा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारी बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए हम सनलाइट से भी ले सकते हैं, ठीक है, मगर वो सनलाइट से एनर्जी लेने का जो मैथडोलॉजी है वो केवल प्लांट्स के पास में बाय डिफॉल्ट होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। वो कंपैटिबल एनर्जी नहीं है, वो कंपैटिबल एनर्जी नहीं। मतलब यदि मैं धूप में खड़े हो जाऊं और मेरे को एनर्जी मिल जाए, ये प्रावधान मेरे शरीर में नहीं है, वो केवल प्लांट्स के पास में है। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने यूजेबल फॉर्म में, मगर वो प्रारूप मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मगर एनर्जी तो है ना, सनलाइट कन्वर्ट तो हुई ना भाई, उस सनलाइट से अपने पास में ग्लूकोज बनता ही है, मगर और फिर ग्लूकोज बनने के बाद फिर उस ग्लूकोज को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, मगर मैं डायरेक्ट सनलाइट से एनर्जी नहीं ले सकता हूँ। एनर्जी हर जगह पे है, एवरीवेयर। इनफैक्ट हमारे आसपास भी इतनी सारी जो एनर्जीज है, ढेर सारी साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इतनी ढेर सारी टाइप की एनर्जी है, मगर वो यूजेबल फॉर्मेट में नहीं है। कुछ बात समझ में? ठीक है, तो देखो एनर्जी जो है, एनर्जी यूनिवर्स का एक अभिन्न अंग है। यूनिवर्स में हर जगह पे एनर्जी है। जैसे अर्थ के ऊपर एनर्जी है, वैसी मार्स के ऊपर भी है, मगर वो एनर्जी यूजेबल है कि नहीं है, दैट इज अदर मैटर। मगर एनर्जी हर जगह पे, एनर्जी हर जगह पे। हाँ, वो एनर्जी जब आपके साथ इंटरैक्ट करेगी, आप उसको कन्वर्ट कर सकोगे अपने यूजेबल फॉर्म में, तो वो हमारे एनर्जी काम की है। बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम लोग जो है, हम वही एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। इतनी ढेर सारी एनर्जीज हैं, फिर भी हम इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज कर रहे हैं? इजीली कन्वर्टिबल है, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ढेर सारी टाइप की एनर्जीज होने के बाद भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे काम की है। तो एनर्जीज जो है वो हर जगह पे एन नंबर ऑफ फॉर्म में एनर्जीज मिलती है। हाँ, अब जरा ध्यान से देखना, ये हर्ट्स एक्सपेरिमेंट है। मैं जो अभी तुम लोगों को बता रहा हूँ हर्ट्स एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। फिर हर्ट्स के ही दो स्टूडेंट्स थे, लेनार्ड और हॉलवॉच। उन्होंने हर्ट्स के ही एक्सपेरिमेंट को अपग्रेड किया और फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए। हर्ट्स का क्या एक्सपेरिमेंट था वो मैं पहले बताता हूँ, फिर लेनार्ड और हॉलवॉच ने क्या चेंज किया वो फिर अपन डिस्कस करेंगे। अपने टीचर को चेंज कर दिया। अरे अपग्रेड किया, चेंज नहीं किया, वो अपग्रेडेशन किए। देखो हर्ट्स अंकल क्या बोलते हैं, हर्ट्स बोलते हैं इस तरीके का कि इवैक्यूएटेड चेम्बर लो, जिसमें से आप पूरी तरीके से हवा बाहर निकाल लो। पूरी तरीके से हवा बाहर निकाल लो। इसके बाद यहाँ पे आप दो इलेक्ट्रोड्स लगाओ और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो। चलो पहले क्या लिया था, स्टार्टिंग में करते हैं। इवैक्यूएटेड चेम्बर, ये इतना इवैक्यूएटेड चेम्बर है, इवैक्यूएटेड चेम्बर है।
और हवा पूरी तरीके से निकाल ली गई है उसके अंदर से, जैसे अपना ट्यूबलाइट होता है वैसा। अब अपन ने यहाँ पे क्या की, एक विंडो बनाई और इस विंडो से हमने, प्लीज जरा ध्यान से सुनना, यहाँ से अपन ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इसके ऊपर टपकाई। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इसके ऊपर टपकाई गई तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकले, और जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंटली हाई हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भगते हुए यहाँ से निकले और दूसरे टर्मिनल पे जाकर के पहुँच गए। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे इसीलिए इसको एमीटर बोला जाता है, या आप इसको कैथोड भी बोल सकते हो, और ये रिसीवर वाला इलेक्ट्रोड था। अब जब इस तरीके से हुआ तो यहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहुँच गया और सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जब हम लोगों को डिफ्लेक्शन देखने को मिली जब यहाँ पे अपने को डिफ्लेक्शन देखने को मिली तो ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हुआ था। ये हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में अब आप कुछ सोचोगे कि यार ऐसा क्या मैजिक कर दिया। ये उस जमाने में बहुत ही बड़ा मैजिक था। उस जमाने में ये चीज कंफर्म हो रही थी कि लाइट की मदद से इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। इस प्रोसेस को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस प्रोसेस को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट ने पहली बार कंफर्म किया फोटो मतलब लाइट की मदद से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जा सकता है। ये हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था। हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट वो माइलस्टोन है जिसने कंफर्म किया कि इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हम लाइट की मदद से भी कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को बोला जाता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो आसान सी चीज है। अब इसके अंदर की बात है, वो देखो राइट हैंड साइड वाला मैंने आइटम मिटाया नहीं है, ठीक है। अगर मैं फोटोन की एनर्जी बढ़ा दूं तो फोटोन की एनर्जी बढ़ाने के लिए मेरे को यूवी की जगह पे और ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन लेनी पड़ेगी। यूवी को आप एक्सरे से कन्वर्ट कर दो, यूवी की जगह एक्सरे डाल दो, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब उसकी बढ़ेगी तभी तो नहीं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। मान लो ये सीजियम का है, ये मेरा सीजियम का वो है। अब मैंने सीजियम है तो वर्क फंक्शन तो फिक्स है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फेंक रहा था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी और एक्सरे फेंक रहा है 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, तो निकलने के लिए तो 2.14 ही लगेगा। मगर इसके अंदर में मेरे को मिलेगा 7.86 मिलेगा, जबकि इसके पास मिलेगा 15.86। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तेज रफ्तार में भागेगा क्योंकि इसके काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो करंट बढ़ेगा कि घटेगा? करंट जो है इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब फोटोन की एनर्जी बढ़ाने से क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है? 100% बढ़ेगी। अब मैं दूसरी चीज चेंज करता हूं, मैं फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं। मतलब मैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है?
नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए मैंने, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए। नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्टिंग विथ फोटॉन्स, ये इंक्रीज हो जाएंगे। और जब नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो करंट की वैल्यू तो अपने आप ही बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने को मिलने लगेंगे। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी बड़ा मिलेगा। बस इलेक्ट्रॉन तेज भागने लग जाएंगे, करंट नहीं बढ़ेगा। देखो करंट की दो डेफिनेशन है। करंट जो होता है वो होता है dq/dt। तो इसके अंदर दो चीज आ गई, या तो आप चार्ज बढ़ा दो या तो टाइम घटा दो। यहां पे टाइम घटा है, जैसे मैं तेरे पास ऐसे ऐसे करके आऊं और दौड़ के आऊं, तो दौड़ के आऊंगा तो जल्दी आ जाऊंगा ना। तो यहां पे क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो दौड़ के आने लगा इलेक्ट्रॉन, तो टाइम घट गया। तो टाइम घट गया तो भी तो करंट बढ़ा। यहां पे तो करंट ही बढ़ा दिया आपने, क्योंकि चार्ज ही बढ़ा दिया। तो ये वाला जो केस है ये वाला है, और ये वाला केस यहाँ पे ये वाला है। जब हमने फोटॉन बढ़ाए, एनर्जी बढ़ी, फोटॉन की एनर्जी बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, टाइम घट गया, टाइम घट गया इसलिए करंट बढ़ गया। यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉन बढ़ गए, फोटॉन बढ़ गए तो ज़्यादा फोटॉन होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट अपने आप ही बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, मगर इसके अंदर में इस चीज़ को अगर क्लोज्ड सर्किट है, तो क्लोज्ड सर्किट अगर है तो ऐसी सिचुएशन में इससे ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं है इलेक्ट्रिक करंट में, दैट रिमेन्स अनचेंज। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लाइट की स्पीड से भाग रहा है यार। तो उसके अंदर में थोड़ी बहुत स्पीड अगर कम ज़्यादा भी हो जाती है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं है। तो अगर हम लोग फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ाते हैं तो केवल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती है और कुछ नहीं, मगर जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट की